नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का विषय है उत्तराखंड पुलिस के एवरेस्ट अभियान। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम एक सजीव प्रसारण होता है और साथ ही एक फोनिंग कार्यक्रम भी रहता है। तो हमारे आज के विषय से जुड़े आपके जो भी सवाल हों, आप चाहें तो हमें कॉल करके हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले आपको नोट करना होगा हमारा टेलीफोन नंबर। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 26663335 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 26654788। जो हमारे देहरादून के या फिर उत्तराखंड के बाहर के दर्शक हैं, अगर वो भी हमें कॉल करना चाहें तो उन्हें लगाना होगा यहाँ का STD कोड। तो नोट कर लीजिए हमारे टेलीफोन नंबर्स STD कोड के साथ, जो है 0135266335 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 0135266547 तो दर्शकों, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा आज का जो विषय है वो है उत्तराखंड पुलिस के एवरेस्ट अभियान। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री संजय गुंजियाल, IG उत्तराखंड पुलिस, जो कि इस अभियान के दल नेता भी रहे हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। साथ ही हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री नवनीत सिंह, एडिशनल SP उत्तराखंड पुलिस। आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पुलिस हमारे राज्य में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाने में हमारा पूरा सहयोग करती है और साथ ही एवरेस्ट अभियान के बारे में जानने का हक हमें पूरा है, क्योंकि हमारी उत्तराखंड पुलिस अभी एवरेस्ट अभियान करके आई है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं श्री संजय गुंजियाल जी से कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा जब उन्होंने ये एवरेस्ट अभियान शुरू किया। देखिए, अनुभव के लिहाज से काफ़ी मेमोरेबल अनुभव तो रहा ही है और चुनौतीपूर्ण भी था। और वास्तव में जो ये एक्सपीडिशन है, इसमें लाइफ एंड डेथ के बीच में एक बहुत महीन रेखा होती है और वो ट्रांजिशनल फेस होता है। कब कौन किस पार चला जाए वो वहाँ की परिस्थितियों पे और आपके डिसीजन पे और आपके माउंटेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अगर जो भी हमने एक पल गुजारा है वो अपने आप में काफ़ी मेमोरेबल भी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर या रेगुलेशंस को मेंटेन करना होता है, तो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के साथ साथ हमारा एक काम है लोगों की जान बचाना, सर्च एंड रेस्क्यू को संपादित करना। और सर्च एंड रेस्क्यू में हम जिनकी जान बचाते हैं वो मतलब ह्यूमन लाइफ ऐसी है कि जिसका कोई वो वापस नहीं लाया जा सकता है। तो उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट होने चाहिए। इसी लिहाज से ये एक्सपीडिशन को भी हम लोग ने लॉन्च किया था और ये उत्तराखंड शासन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्य में आपने देखा होगा 2013 में केदारनाथ त्रासदी के रूप में हमें आज भी याद है कि उतनी हाइट में इतने बड़े संख्या में लोग की डेथ हुई है या आज भी मिसिंग के रूप में है। और हज़ारों की डेथ के बावजूद भी हमें सर्च एंड रेस्क्यू करने में वहाँ कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ आई थी, हाई एल्टीट्यूड रीजन की वजह से भी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि हम लोग इस क्षेत्र में और एक्सपर्टीज़ को डेवलप करें। और हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में कई बार हमें 6-6 हज़ार मीटर की ऊंचाई पे कोई अगर माउंटेनियर जा रहा है और वहाँ से SOS कॉल आते हैं, तो हमारी जो क्षमता है वो उस हिसाब से विकसित हो कि हम ऐसे SOS कॉल में लोगों की जान बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से सर्च एंड रेस्क्यू को संपादित कर सके। यही रीज़न था कि हमने एवरेस्ट एक्सपीडिशन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पे हम अपनी टीम को लेकर जाए और सक्सेसफुली कंप्लीट करके हम आए हैं। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड पुलिस में ऐसे जवान हमारे बीच में है जो कि देश में या विदेश में कितनी ही हाइट हो, वहाँ अगर सर्च एंड रेस्क्यू या लोगों की जान बचानी हो तो हम जा सकते हैं और जाकर वहाँ इफ़ेक्टिवली अपने जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। संजय जी, आपने बहुत ही बढ़िया हमें बात बताई कि इसकी रेलेवेंसी क्या है। तो आगे सवालों के दौर शुरू करने से पहले मैं नवनीत जी से जानना चाहती हूँ कि आप भी इस दल में बखूबी हिस्सा लिया है आपने, तो कैसा अनुभव रहा आपका, कैसा फील किया आपने इस दौरान, पूरे एक्सपीडिशन के दौरान? हमारी जो 15 सदस्यीय टीम है जो एक्सपीडिशन के लिए गई थी, इसमें सभी लोग ट्रेंड हैं हाई एल्टीट्यूड सर्च एंड रेस्क्यू में, माउंटेनिंग में। लेकिन ये जो लगभग 2 महीने का अभियान था, इसमें हमने बहुत सारी नई टेक्निक्स लर्न की सर्च एंड रेस्क्यू की, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हमारी टीम में कि उत्तराखंड में कभी भी कोई टास्क आएगा, हमें मिलेगी जिम्मेदारी, हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये सब में आत्मविश्वास आया इसमें। जी संजय जी, जैसे कि अभी नवनीत जी बताया कि आपकी 15 मेंबर्स की ये पूरी एक टीम थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो उत्तराखंड पुलिस में से आपने 15 जवानों को चुना, वो किस बेसिस पे चुना गया? क्या उनका पहले, बिकॉज एक्सपीडिशन पे जाना अपने आप में, एवरेस्ट को चढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो क्या प्रोसेस रहा आपका पहले, मतलब एक्सपीडिशन जाने से पहले आपने क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया, किस तरह से आपने तैयारी शुरू करी? उत्तराखंड बनने के बाद आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारी पुलिस में भर्तियाँ हुई, और मोस्टली यहाँ के जो पृष्ठभूमि के, भौगोलिक पृष्ठभूमि जिनकी पर्वतीय है, वहाँ के हमारे जो है नए जवान आए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो परवरिश है उसमें पहाड़ों में, और पहाड़ों में, ऊंचाई में, गाड़ गदेड़ों में, ऐसे जगह पे पैदा हुए, तो एक जन्मजात तो रहा ही है। उसके अलावा पुलिस में आने के बाद हम लोगों ने माउंटेनिंग के क्षेत्र में एक एक्सपर्टीज़, क्योंकि पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य में माउंटेनिंग पुलिस के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, ताकि हम बेटर तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाए। तो यही रीज़न रहा कि हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और ये पहले से ही कई ऐसे माउंटेन्स, चाहे इंडिविजुअल रूप में और या टीम के रूप में ये कर चुके थे। और आपने सुना भी होगा इससे पहले, जैसे भागीरथी, सतोपन, ये उत्तराखंड के ऐसे पीक्स है जिसे कि कोई भी माउंटेनियर उसको करना चाहता है, तो वहाँ इन्होंने सक्सेसफुली पहले एक्सपीडिशन किया था। उसके अलावा हम लोगों ने कई और भी जगहों पे, जैसे JNK में और हिमाचल में भी हमारी टीम मेंबर्स ने एक्सपीडिशन पहले किए थे। तो व्यक्तिगत रूप से और टीम के रूप में पहले से इनका माउंटेनिंग के क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव था। और जो हम लोग हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में समय समय पे लोगों की जान बचाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू परफॉर्म करते थे, तो उस दौरान भी जिन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उन्हें सेलेक्ट किया गया। उनकी व्यक्तिगत रुचि और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी आवश्यकता है, उन दोनों को मिलाकर ये टीम तैयार की गई, और इस टीम के द्वारा वो काम किया गया जो किसी भी माउंटेनियर के लिए एक सपना होता है कि एक बार पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड में जाकर अपने देश का और अपने राज्य का या हमारे ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड पुलिस का झंडा फहराए। तो ये लोग सक्सेसफुल रहे। जी बिल्कुल। नवनीत जी, आप ये बताइए कि जहां हम बात कर रहे हैं चुनाव की, एक सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि एक बहुत टफ सिलेक्शन प्रोसेस था और पहले से एक्सपीरियंसेस को भी देखा गया था, तो जब आपका नाम सेलेक्ट हुआ तो आपको कैसा फील हुआ, और साथ ही आपने क्या सोचा, इमीडिएट थॉट क्या आया कि आपको क्या करना चाहिए? उत्तराखंड ने आपको चुना है, उत्तराखंड पुलिस के तरफ से आप जा रहे हैं, तो कैसा फील किया आपने? जैसा सर ने अभी बताया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और माउंटेनियरिंग जो है मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो जैसे सर ने बोला कि हर एक माउंटेनियर का एक ड्रीम होता है कि वो हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट पे उसको जाने का मौका मिले, अवसर मिले। तो जब डिपार्टमेंट के थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ एज ए टीम मेंबर, तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ने हमें दी है, और इसको किसी भी प्रकार से इसको हमें सेफली करना है, जैसा हमें ब्रीफिंग दी गई, और इसको सक्सेस करना है। और एक गर्व का अनुभव हुआ और एक जिम्मेदारी का अनुभव हुआ। जी बिल्कुल। संजय जी, बात तो हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उसके बाद हम अगला सवाल पूछेंगे। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं माक्षी बहुगुना बोल रही हूँ फ्रॉम देहरादून। और मेरा क्वेश्चन है कि 26,000 फीट से ऊपर के एरिया को डेथ जोन बोला जाता है, तो वो क्यों बोला जाता है? और सर, आपका क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे? आपने मतलब कैसे आपने कोई वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया, या आपका पूरा टोटल एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। मैडम, आप बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। एवरेस्ट में देखिए, जो सक्सेसफुल होते हैं
उनकी कहानी तो हर कोई सुनते हैं, लेकिन साथ में कई ऐसे काले अध्याय भी है। और हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में जहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, वहाँ व्यक्ति की अपनी सीमितता है। जो हमारी बायोलॉजी है या जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो वहाँ पर कई लिहाज से बहुत लिमिटेड हो जाती है। और ऑक्सीजन लेवल कम होने से और जो वहाँ एटमॉस्फेयर की प्रेशर है इतना कम होता है कि उस पूरे एरिया को जो 8000 से कुछ ऊपर है, वहाँ डेथ जोन बोला जाता है। और पूर्व में कई लोगों की वहाँ, जो ऐसे भी कई लोग हैं जो गए तो सही लेकिन लौट के नहीं आ पाए। तो उस लिहाज से वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी और मौत के बीच बहुत महीन रेखा होती है, तो ये महीन रेखा कहीं ना कहीं जो डेथ जोन है वो सार्थक करती है। और हमारे बीच में भी ऐसे अनुभव रहे कि हमारे बीच में प्रवीण और योगेश 2 लोग की जोड़ी थी। दोनों हमारे बहुत ही साहसी और बहुत अच्छे पर्वतारोहण में बहुत अच्छा नाम था। उनमें से एक का अचानक ऑक्सीजन जो है लीक होने लगा तो एकदम ख़त्म हो गया। तो करीब करीब वो 15 से 20 मिनट तो डेथ जोन में रहा। और उस दौरान उसके साथी ने उसके मुंह में अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देके उसको जिंदा रखा। और जैसे जैसे नीचे आने लगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ी। तो एक बार ऐसा भी अनुभव हुआ उसे कि वो ऑलमोस्ट वहाँ मूर्छित हो गया। तब तक जो है नीचे से एक ऑक्सीजन सिलेंडर आया और उस ऑक्सीजन सिलेंडर को उसको यूज़ करने के बाद वो दोबारा सेंस में आकर फिर उसे कैंप 4 तक लेके आए। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो जिसका एंड बहुत सुखमय है, लेकिन कई लोग हम लोग की तरह लकी नहीं होते हैं। और ये क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्स्ट्रा सिलेंडर्स और एक्स्ट्रा कई सारे ऐसे इंतज़ाम रखे थे कि जिसकी वजह से वो एक जो उसका अंत है वो सुखमय रहा। लेकिन जैसे मैडम ने सवाल पूछा है कि वहाँ के चैलेंजेस में उस हाइट पे आपको सर्च एंड रेस्क्यू कराना अगर किसी भी मेंबर के साथ कुछ हो जाता है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मेंबर्स वहाँ तक गए, जैसे नवनीत भी 8500 मीटर तक गए और हमारे बाकी मेंबर्स भी, उनका जो अनुभव है एक बार उस हाइट को फेस करने के बाद, जैसे उत्तराखंड में तो उससे कम हाइट के पर्वत है, यहाँ जब ये सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे उस अनुभव को लेकर जब भी कभी किसी ऑपरेशन में जाएंगे तो जो इनका परफॉर्मेंस लेवल होगा, जो उनकी एफिशिएंसी होगी वो कई गुना बढ़ चुकी होगी। साथ में हम लोगों ने कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं या कैसे बाकी इक्विपमेंट को यूज किया जाता है उसको भी सीखा। और जो ग्राउंड पे जो सीखा है उसका मुकाबला बंद कमरे में, इंडोर में, आर्म चेयर लिसनर या ट्रेनिंग के रूप में हम सीख नहीं सकते। बिल्कुल जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि वो अनुभव एकदम बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि आपकी टीम जो थी वो 15 मेंबर्स की टीम थी, 15 पुलिस कर्मी वहाँ पर गए थे। तो जब भी कोई रेस्क्यू की बात आती है तो सिर्फ हमारे जो 15 मेंबर हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं किसी भी रेस्क्यू को अंजाम देने के लिए। तो आपकी जो ये एक्सपेडिशन है इसकी रिलेवेंसी क्या है कि जो 15 मेंबर्स हैं आगे ट्रेनिंग देंगे या हम किसी रेस्क्यू का इंतज़ार करेंगे और फिर इन 15 मेंबर्स को अलग अलग टीम में भेजेंगे? मतलब क्या प्लानिंग है आपकी आगे? ये बहुत अच्छा सवाल है मैडम, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है डिजास्टर के लिहाज से सबसे वल्नरेबल, सबसे संवेदनशील है। यहाँ डिजास्टर सिर्फ सुनामी को छोड़ दिया जाए तो हर तरह की आपदाएं यहाँ पर आ चुकी है, पूर्व इतिहास रहा है। और विशेषकर जो मैदानी इलाकों में डिजास्टर जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या बाढ़ है तो उसमें एकदम रिसोर्सेज तत्काल पहुँच जाते हैं। लेकिन रिमोट, दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्रों में जब भी कभी ऐसे डिजास्टर आते हैं तो बाय एयर जाना, फिर उस एकदम उतने हाइट पे किसी भी तरह के ऑपरेशंस को लॉन्च करना एक चुनौती होती है जी। और हमारे पास एसडीआरएफ के रूप में उत्तराखंड पुलिस के पास लगभग 400-450 लोग हैं, जिसमें इसी तरह से ट्रेन लोग करीब पर्वतीय क्षेत्रों पे ट्रेन सभी लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है। सिर्फ हमारे बीच में जो ये 15 लोग जिनको एक्सपीरियंस मिल चुका है, ये अपने एक्सपीरियंस के साथ और पूर्व में जो ट्रेनिंग मिली है उनको मिला करके ये ट्रेनर ऑफ ट्रेनर के रूप में, ये टीओटी के रूप में अन्य ट्रेनर्स को भी सिखाएंगे, समझाएंगे। और ये हमारी शुरुआत है जी। और ये शुरुआत है, अभी भविष्य में इसी तरह से और भी एक्सपीडिशन लॉन्च किए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे देश में आपसे भी बातचीत करेंगे। हमारे कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
नमस्कार, मेरा नाम व्योम गोयल है और मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। ये है कि माउंट एवरेस्ट पे जाने से पहले आपकी तैयारी किस तरह से रहती है, मतलब हमारी क्या क्या प्लान करनी चाहिए, हम किस तरह से फिट रहना चाहिए कि यहाँ पे जाएं और किस क्या क्या मेरा सवाल ट्रेनिंग चाहिए एवरेस्ट पे जाने से पहले, क्या ट्रेनिंग चाहिए? सीधे आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे तो नहीं जा सकते, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। पर्वतारोहण के क्षेत्र में जो चुनौतियाँ आती है, क्योंकि हर एक कदम में चुनौती होती है, लेकिन सबसे ऊपर मोटिवेशन लेवल आपका व्यक्तिगत रूप से वो बहुत हाई होना चाहिए। क्योंकि ये बाकी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स या बाकी स्पोर्ट्स की तरह नहीं है कि आप स्टेडियम के खचाखच स्टेडियम से भरे हुए हैं, जब आप दौड़ते हैं या कुछ परफॉर्म करते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तो सिर्फ आप अकेले हैं जो चल रहे हैं और आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और मदर नेचर है जो कि आपकी ऑडियंस भी है, आपकी रक्षक भी है। अगर उसने अलाउ किया तो आप कोई भी माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं। और अगर आप मौसम के विपरीत चले गए या आपके कई ऐसे स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे वेदर कंडीशन के हिसाब से उसको गलत आपने स्टेप ले लिया या डिसीजन गलत ले लिया, तो वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन फिजिकल फिटनेस तो है ही, मेंटल टफनेस भी चाहिए। और साथ में जितने भी माउंटेनिंग के क्षेत्र में अगर कोई भी चुनौती आ जाए, क्रेवास आ गए, एवलांच आ गया या अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो इन सब के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए और अपने को फिट रखना। क्योंकि आपको लगातार 2 महीने तक 5400 मीटर के हाइट पे रहना है या उससे अधिक हाइट पे रहना है। और ये इसमें आपके जो कंफर्ट है, जो यहाँ बहुत आसानी से ये जो लाइट व्हीकल, ये सारे कंफर्ट जो हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ ये सारे कंफर्ट नहीं होते। तो आपका कंफर्ट लेवल बहुत जीरो या बहुत कम होना चाहिए। और वहाँ इतने कम ऑक्सीजन में सही से सोना, रहना, खाना प्रॉपर रहे। और अगर आपने अपने को फिजिकली मेंटली फिट रख लिया है, तब फिर समिट के लिए आप पुश कर सकते हैं। तो उस लिहाज से ट्रेनिंग के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से आप कितने एफिशिएंट हैं, आपका मेंटल टफनेस कितना है, वो भी बहुत काउंट करता है। बिल्कुल। नवनीत जी, आप ये बताइए कि जैसे कि अभी बातचीत हुई है कि सिलेक्शन प्रोसेस एक अलग क्राइटेरिया है, लेकिन वहाँ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वहाँ उस माहौल में रहना, तो आपने क्या क्या परेशानियाँ झेली उस समय, क्या क्या देखा आपने वहाँ पर कि आप एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन से निकल के एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुँच चुके हैं जहाँ पर कि कुछ नहीं है आपके आसपास, तो कैसा क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या परेशानियाँ आपने फेस करी वहाँ पर? ये एवरेस्ट क्योंकि हाईएस्ट माउंटेन है, किसी भी हाई एल्टीट्यूड में जाने पे मेन समस्याएं 2 ही होती हैं जो सबके लिए कॉमन है, और वो सबसे ज़्यादा हमने वही फेस किया। एक चीज़ तो है कि बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, -40 डिग्री, -45 डिग्री रात में टेम्परेचर, तो कैसा एक्सपोज़र ऐसा ना हो बाहर की किसी वजह से कोल्ड इंजरी हो जाए कोई। और दूसरा, जो हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर कम होने की वजह से जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम लोगों ने फेस करी। हमारे पास ट्रेनिंग थी, पहले एक्सपीडिशंस थे, तो हम उस प्रिपेयर होके गए थे उसके लिए। लेकिन हर एक हाइट पे हर एक इंडिविजुअल की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो एक अपनी लिमिट्स पता चली सबको। और चूँकि सर की लीडरशिप थी हमारे पास, और लास्ट ईयर हमारा एक्सपीडिशन था 7000 का, तो उसकी एक्सपीरियंस की वजह से, अनुभव और ट्रेनिंग की वजह से हमने इसको ठीक से कर लिया। जी बिल्कुल। संजय जी, आपका जो योगदान रहा है वो केदारनाथ आपदा जो हुई थी उसमें आपने बहुत योगदान दिया, तो आपका एक्सपीरियंस उस रेस्क्यू का और साथ ही अभी जो एवरेस्ट पर आपने अभियान किया है, तो केदारनाथ आपदा के जो एक्सपीरियंस से थे या जो आपने देखा वहाँ पर, तो कैसे आपको मदद मिली कि इस अभियान में या इस एक्सपीडिशन में किस तरह से वो यूटिलाइजेशन या एक बैलेंस आपने मेंटेन किया कि क्या ज़रूरतें हैं और जिस पे आपको खास ध्यान देना ज़रूरी है? देखिए, जैसे आपने जो बात कही है उसी बात को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा कि ऑक्सीजन लेवल कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम है, और उसके अलावा वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बाद काफ़ी हद तक जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से हम लोग बच सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड में अक्सर वहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस रहते हैं, जिसमें आपके शरीर का कोई भी अंग जो है उसके टिश्यूज या वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है।
तो उससे बचना। और कई बार क्योंकि बॉडी का अपना ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अपने वाइटल ऑर्गन को बचाने के लिए, खासकर जैसे हार्ट और ब्रेन, इन सबको बचाने के लिए जो हमारे शरीर की त्रासदी अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड थी। पहली बार उस हाइट पे इतने बड़े लेवल पे सर्च एंड रेस्क्यू हुआ था। मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इतने हाइट पे शायद ही इतना एरियल रेस्क्यू नहीं हुआ होगा। और हमारे जो है एक्सपीरियंस कुछ नहीं था जी, अनुभव की कमी थी इतने हाई एल्टीट्यूड पे कैसे करना, और फोर्स भी उस समय उस हिसाब से ट्रेन नहीं था। लेकिन हमने अपने अनुभव से और अपनी कमियों से सीखा है, और सीख के हम उस दिशा में बेटर करने के लिए हमने माउंटेनिंग क्षेत्र में अपने एक्सपर्ट्स डेवलप किए। जैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हम लोग ने जो बनाई है, उसमें एक अलग से विंग है जो हाई एल्टीट्यूड सर्च एंड रेस्क्यू में विशेषज्ञता उनको प्राप्त है। इतनी एक्सपर्टीज पता है इनको प्राप्त है कि ये किसी भी तरह की परिस्थितियों में ये बेटर तरीके से स्पेशलाइज्ड रिस्पांस दे सकते हैं जी। तो ये सब उसी दिशा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। संजय जी, ये तो बात हुई कि पहाड़ी क्षेत्र है, एवरेस्ट है, इतनी हाइट है, वहाँ की अलग परेशानियाँ हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ एवरेस्ट की चढ़ाई, उससे पहले की परेशानियाँ, बिकॉज दोनों देश अलग हैं, और ये हम एक राज्य की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य है, फिर हमारी भारत सरकार है, और फिर हमारी एक फॉरेन कंट्री है। तो इन तीनों के बीच में सामंजस्य बिठाना आपके लिए कहाँ तक सही रहा, और कितने समय पहले से आपने तैयारी शुरू कर दी थी? देखिए, ये तैयारी तो क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीजीपी सर, और आप लोगों का जो पॉजिटिव इसमें और ब्लेसिंग रही है, जिसकी वजह से ये सारे काम जो जनरली हम लोग कहते हैं कि लाल पीता शाही में, रेड टेपेजर में कई बार ये सब काम बहुत समय लगते हैं, लेकिन मुश्किल से 20 दिन में ये सारा काम हो चुका था। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो, पॉलिटिकल क्लियरेंस हो, या फाइनेंशियल जो इसके लिए बजट का प्रावधान हो, और उसे प्रॉपरली रिलीज़ कराना, ये काम 20 दिन के अंदर हो गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और कि सभी लोग इसमें कमिटेड थे, सब चाहते थे कि ये टीम जाए, और यही कारण है कि पूरे देश में स्टेट पुलिस में हम पहले हैं एज ए टीम जिसने ये एवरेस्ट एक्सपीडिशन सक्सेसफुली किया है। तो देश में तो हम पहले है ही इस लिहाज से। और हमारे जो ये टीम है, इस टीम के द्वारा बहुत कम समय में तैयारी की गई थी, क्योंकि पहला अनुभव था। अगर ये पुराना अनुभव नहीं होता तो इस टीम को कम से कम 1 साल लग जाते इस सफलतापूर्वक करने में या इसको अचीव करने में। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा पहला राज्य है जो इस एक्सपीडिशन के लिए गया है, तो क्या आप, जैसे हमारे पूरे भारत में बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्य हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि हर पहाड़ी क्षेत्र की पुलिस को ऐसा एक्सपीडिशन करना चाहिए, या फिर हर राज्य की पुलिस के लिए एक्सपीडिशन? बिल्कुल, जहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय राज्य है, उनको ये करना चाहिए। और जैसे आपने कहा था कि नेपाल और इसमें, तो हम लोग की जो ब्रीफिंग भी ये थी कि पहले वाले सवाल में वो रह गया था कि जो नेपाल में वहाँ के जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो डिफरेंट है, और हम लोग ने उसको रेस्पेक्ट देते हुए वहाँ के जो ऑलरेडी वहाँ जो रूल रेगुलेशंस है वो डिफरेंट है, उन रूल रेगुलेशंस को सम्मान देते हुए हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना है जी। और जो वहाँ के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, कई शेरपाज है जो कई बार माउंट एवरेस्ट गए हुए हैं, और वहाँ पर कई जो हमारे गवर्नमेंट मशीनरी है जो कि हमारे इस टास्क को अकम्प्लिश कराने में मददगार हो सकते थे, उनके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करना, और एक ऐसी एजेंसी जो हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे उसको आइडेंटिफाई करना, जो कि नेपाल गवर्नमेंट के तहत ही थी। उनको एजेंसी को हायर करके देन हमारे सारे मेंबर्स को प्रॉपरली वहाँ ले जाए। लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो, यद्यपि नेपाली और हम लोग आपस में आराम से कम्युनिकेट कर लेते थे, लेकिन फिर भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो। वहाँ के जो इवन जो छोटे छोटे मेंबर्स के रूप में, चाहे वो कुक हो चाहे पोर्टर हो, उन सभी की अपनी इम्पोर्टेंस थी। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, उसमें हमारे मेंबर्स की मेहनत तो थी ही, लेकिन जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए थे और जो नेपाल गवर्नमेंट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, चाहे लाइजो ऑफिसर थे, उन सब के साथ एक बेहतर सामंजस्य था, और वो बेहतर सामंजस्य होने की वजह से ही रिजल्ट भी फेवरेबल आया। जी।
नवनीत जी, आप ये बताइए कि जितने भी 15 लोग वहाँ पर थे, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी एक्सपीडिशन या अभियान में जाते हैं तो कई बार हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, और साथ में एक जो आप सर के साथ में आप इन्वॉल्व थे और आपकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती थी जो बाकी लोग आपके साथ हैं वो सही तरीके से एक्सपीडिशन में सहयोग करें। तो क्या क्या कई बार आपने देखा कि उस हाइट में, उस ठंड में, बर्फीले इलाके में जहाँ कोई नहीं है, तो ऐसे में जब उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा हो तो किस तरह से आप उनका सहयोग करते थे? क्या कैसा रहा कि कैसे लोगों ने फील किया, बाकी जो 15 लोग थे आपके साथ में? चूँकि 2 महीने का ये अभियान था तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए, ये फेजेस भी आए, लेकिन सर ने एज ए लीडर एक व्यवस्था डेवलप की हुई थी कि डेली ब्रीफिंग का, डेली ब्रीफिंग में उसमें जो मेंबर्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करते थे। तो ग्रुप टास्क डिस्कशन होता था बैठ के, और जैसे आज मेरा टर्न है अभी तो मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा, तो उससे थोड़ा सा स्पिरिट हाई रहती थी जी। और जैसे खाना एक साथ खाना है हमने और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, और तो इस वजह से उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर सबको साथ लेके बात करते हुए हम लोग करते गए। जी, हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो। Hello, good afternoon everyone. I'm Supriya from Delhi and I have a question कि जब आप ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं और वहाँ पे जैसे डेड बॉडीज देखने को मिलती है which is very depressing, तो आप उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करते हैं? क्योंकि वो मतलब मेंटली बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करके और वापस से अपना फोकस कैसे मेंटेन करते हैं? जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें मालूम था कि कई ऐसे जगह है, खासकर जो डेथ जोन में कई बॉडीज अभी भी पड़ी हुई है। तो जब भी बॉडीज़ को देखते हैं तो उसके बाद कुछ न कुछ माउंटेनियर्स, खासकर हमारे टीम मेंबर्स के भी दिमाग में ख्याल आए और वो नेगेटिव ख्याल भी आए, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से उन्हें प्रिपेयर किया था। इवन जो बॉडीज़ है उनके फ़ोटोग्राफ्स ऑलरेडी नेट पे भी अवेलेबल थे और कुछ हमारे पास भी थे, उनको हम लोगों ने दिखाकर उन्हें पहले से मेंटली प्रिपेयर किया था कि इस तरह की सिचुएशन आएगी। और क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर थे तो जब ये सिचुएशन आई तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्हें पता था कि ऐसा होना है, तो उससे फेस करने में ज़्यादा आसानी रही। जी बिल्कुल। संजय जी, ये बहुत आराम की बात है हमारे लिए कि हम यहाँ पर बैठकर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं उनका बहुत एक्सपीरियंस अलग होता है। तो नवनीत जी, ऐसे माहौल में जाने के बाद अभी आप वहाँ से वापस आ चुके हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी जो सहकर्मी हैं उन्होंने भी अनुभव कर लिया है, तो अब जो इस बीच बातचीत होती है कि किस तरह से आप आगे लोगों को बढ़ावा देंगे इस एक्सपीडिशन में जाने के लिए, क्या आपको लगता है कि जो 15 लोग हैं वो आगे जाने के लिए रेडी हैं ऐसे एक्सपीडिशन में और बाकी लोगों को भी जो है मोटिवेट करेंगे? हाँ, चूँकि हमारा अभियान एक ये सफल रहा, सक्सेसफुल रहा और सब लोग सकुशल वापस भी आ गए सक्सेस होने के बाद, तो टीम की स्पिरिट बहुत हाई है और बहुत मोटिवेटेड है। और कोशिश ये कि हम और जो हमारे पुलिस में जो जवान हैं वो माउंटेनिंग फील्ड में जुड़ें और हमारी टीम बड़ी हो इसमें, और भविष्य के लिए ये जाने के लिए और दोबारा इस तरीके की चुनौती के लिए रेडी हैं लोग। जी बिल्कुल। संजय जी, जो लोग अभी पुलिस में नहीं हैं या उनको एक्सपीडिशन करना अच्छा लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक टीम प्रिपेयर करना, तो क्या कहीं ऐसा भी आपके पास कोई ऑप्शन है जहां पर टीम के साथ में जो आम लोग हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आपदा आती है, रेस्क्यू की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि एक आम नागरिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो उस रेस्क्यू में अपना योगदान दे, हेल्प करे। तो आप लोग क्या ऐसी कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं कि इस एक्सपीडिशन के बाद आम नागरिक को या फिर जो पहाड़ी एरिया में जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको भी हम ट्रेन करने का प्लान कर सकते हैं जिससे? बिल्कुल, हम लोगों ने ऑलरेडी ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, इवन प्लेन एरिया में भी जहाँ जिस तरह की चुनौतियाँ आती है डिजास्टर को लेकर, उस पर हम लोग लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत, प्रोग्राम के तहत लोगों को अवेयर कराना और जो डिजास्टर से होने वाले इम्पैक्ट को कम किया जा सके उसके लिए हम उनको लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो ब्लॉक और विलेज लेवल पे तो दे ही रहे हैं, और साथ में हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड में हम लोग ऑलमोस्ट सारे एरिया को कवर करें। अभी हम लोगों ने लगभग 60% एरिया कवर किया और 60% में भी कई कुछ ऐसे विलेज और कुछ एरिया छूटे हुए जिसे हम स्टेप बाय स्टेप 100% करने की दिशा में हैं। जी संजय जी, जब हम ऐसे एक हमारे कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो। हेलो।
जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सत श्रीकाल जी, मैं राहुल जलंधर तो जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप एवरेस्ट पे जाते हैं, फिर आपके लिए वहाँ पे क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम आती हैं आपको, आप किस तरह से आपकी खाने की व्यवस्था पूरी करते हैं, पानी की व्यवस्था पूरी करते हैं, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होती है वहाँ पे? जी, मेडिकल प्रॉब्लम्स। मेडिकल प्रॉब्लम्स तो देखिए वहाँ की AMS है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, फिर हैको, ये 2 डिजीज़ हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं। और पानी की ज़रूरत पूरी होती है, जो आइस को मेल्ट करके हम इसमें ब्यूटेन कार्ट्रिजेस होते हैं, उनके थ्रू आइस मेल्ट करके। और खाने का जो सामान होता है बेस कैंप में तो कुछ व्यवस्था होती है उस तरीके का खाना जिस तरीके का यहाँ होता है, कुछ उस तरीके का अरेंजमेंट कर सकते हैं। बेस कैंप के बाद जो होता है वो रेडी टू ईट फूड होता है, गर्म पानी में थोड़ा सा मिक्स करके उसको ले लिया जाता है, प्रॉपर खाना नहीं होता है। जी, तो संजय जी, आप पूरे इस एक्सपीडिशन के बारे में अब जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि ऐसे एक्सपीडिशंस एक आम लोगों को भी करते रहने चाहिए या सिर्फ पुलिस को ही एक्सपीडिशन करना चाहिए? नहीं, आम आदमी को भी करना चाहिए। उसके कई इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाने वाले कई इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू भी बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हैं। और हम लोग ने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है इससे अचीव तो किया है, लेकिन इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो एक बेहतर इंसान के रूप में जब आदमी 60 डेज ऐसे स्थान पे जहाँ पर कि बहुत सारे विपरीत परिस्थितियाँ हो, जहाँ भी जो हम बहुत आसानी से जो कंफर्ट है यहाँ प्राप्त करते हैं मेन सिटीज़ में, वो वहाँ बिल्कुल नदारद है। इवन जो जीवन देने वाली जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल जो ऑलमोस्ट हाफ है या हाफ से भी कम है, वहाँ लगातार आप जब रहते हैं, छोटी छोटी सुविधाएं, चाहे सोने के लिए हो, रहने के लिए हो, खाने के लिए, ये सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है। उसमें अगर आप 60 डेज तक रहते हैं तो यकीनन जो यहाँ पर ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, इवन जो ह्यूमन रिलेशन है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ जो आपके रिलेशंस है, उसको आप 60 डेज में याद करते हैं। तो जब आते हैं तो आप एज ए बेटर इंसान के रूप में तो आते ही है, और साथ में जो आप स्किल वहाँ से गेन करके आते हैं, वो स्किल आपके अपने लिए तो है ही ठीक, आपके नियर एंड डियर के साथ साथ जो सोसाइटी है उसके लिए भी आप बेनिफिट दे सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपके लिए कि वहाँ जितने ही पर्वतारोहण लोग जाते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर वो कचरा बहुत फैला कर आते हैं, ये हमने आम बात सुनी है। तो क्या आप लोगों ने वहाँ पर जाकर क्या क्लीनिनेस पे भी ध्यान दिया, या उस कचरे को साफ करने के लिए भी आप कोई प्लानिंग्स करते हैं या उसको वापस लेके आते हैं? देखिए, जो स्वच्छ भारत अभियान है, वास्तव में उसमें भारत तो लिखा है, लेकिन हम लोग जो है, जो हमारे पौराणिक वसुदेव कुटुंबकम की बात है, उस लिहाज से चाहे वो देश भारत में हो चाहे बाहर हो, वहाँ पर भी हम लोगों ने उसी अभियान को प्रतीक के रूप में न लेकर एक्चुअल में जहाँ भी कचरे थे उसको उठाना, रखना और रख कर उसको नीचे तक लेके आना। इवन हम लोग जो कई बार ह्यूमन वेस्ट भी होता है, वो हम कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 में गए तो अपने साथ एक छोटा अलग से एक पॉली बैग डिजाइन हुआ था, उसको लेके जाना और उस गंदगी को वहाँ छोड़कर नीचे लेके आना, ये हमारे सारे मेंबर्स ने किया था। और इसको सिर्फ नारे के रूप में न लेकर इसको एक्चुअल में उस हाइट में भी अंजाम दिया। तो उस लिहाज से हम लोग ये अपील भी करते हैं आम जनता से कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, वास्तव में ये पूरे देश में ही नहीं, बाहर भी जब भी आप एज ए भारतीय के रूप में जाते हैं तो ऐसा करें। जी बिल्कुल। उत्तराखंड पुलिस को शत नमन, और आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों के अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आपको ये बता दें कि अगले ये जो शुक्रवार को सरोकार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप देखेंगे कार्यक्रम प्रधानमंत्री धन जन योजना। तो ये एक फ़ोन इन कार्यक्रम है, सजीव प्रसारण है। आप चाहें तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं अपने सवालों के जवाब। अगर आप चाहें तो हमें हमें आप पत्रों के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम, निकट रिस्पना पुल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून, उत्तराखंड। तो आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम आपके लिए लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।